हेलो जी, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने ये पहले लेक्चर बना लिया था, आपका लेक्चर 7:30 बजे आ जाता, पर ये लेक्चर बन तो गया था, पता नहीं सेव क्यों नहीं हुआ। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं दरख्वास्त करता हूँ। देखिए, जो मैंने पहले लेक्चर बनाया था, मैं आपको पता उस तरह से उस पर निशान लगा देता हूँ और इस तरह से गोलदारा करके आपको समझाता हूँ। तो जो मैंने पहले लेक्चर बनाया वो भी इसी तरह से बनाया था कि मतलब, और ये गोलदारे और जो ये निशान है, तो लेक्चर तो बन गया लेकिन वो सेव ना होने के कारण ये गोलदारे और निशान अभी भी रह गए, पर मुझे लेक्चर दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो ये जो गोलदारे और निशान है, मैं दोबारा भी इनको समझा दूंगा, पर पहले वाले निशान और गोलदारे भी आपको मिलेंगे। पर जो मैंने लेक्चर तैयार किया था वो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। हाँ, ये गोलदारे निशान मिलेंगे क्योंकि मैं पहले लेक्चर बना चुका। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज के लिए, क्योंकि मैं पहले बना गया, पता नहीं वो सेव क्यों नहीं हुआ। तो इस करके अब मुझे दोबारा लेक्चर बनाना पड़ रहा है, जिसमें मैं थोड़ा लेट भी हो गया। अभी क्या है कि देखो, मैंने ये पिक लगाई है क्यों, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी ने, भारत के ने, अभी एक कमेंट किया था अपने उसके सोशल मीडिया हैंडल पे कि जितना फूड हम खराब करते हैं फंक्शन और शादी में, इतने फूड से अगर हम गरीब बच्चों को खाना खिलाएं या गरीबों को खाना खिलाएं, तो जो भारत की रैंक आई है, इतनी गंदी रैंक आई है विश्व भूख सूचकांक में, वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स में, तो वो आई है 101 116 देशों में से। उसको सुधारा जा सकता है और ये काफ़ी मायने भी रखती है। देखिए, खाने की अहमियत उसी को पता है जिसको वो ना मिले या बीच बीच में ना मिले। अगर आपको एक टाइम खाना ना मिले तो आपकी हालत कैसी होगी, एक बार आप मन में सोच के देखो। और पूरी भूख लगी हो, इस बच्ची को देखो, इसके सामने खाना रखा और ये कितनी खुश है, सॉरी, जैसे पूरी दुनिया की खुशी इसके अंदर समा गई। और जो इसकी स्माइल है ना, ये देखो, एकदम सच्ची और खुशी वाली, जो बिल्कुल एकदम अंदर से बेहद अच्छी स्माइल आती है, जिसमें बंदा दिल से हंस रहा होता है। इसके अंदर वो वाली स्माइल है, देख रहे हो? मतलब खाना क्या चीज़ है, और हमारे देश में ये कितना वेस्ट होता है, जबकि ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। ये देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि आज जो 20 फरवरी है, 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा संविधान है, उसका जो उसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, उसमें साफ बोला गया कि हर भारतीय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समानता दी जाएगी। यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हमारी प्रियम्बल से भी जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में जैसे हर इंसान को समानता से रहने का अधिकार है समाज में, इसी तरह से हमारी प्रियम्बल में भी बोला गया है कि हर भारतीय को समानता से रहने का अधिकार है। किस किस फील्ड में? 3 तरह का जस्टिस बोला गया: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो 20 फरवरी को याद रखना, सोशल जस्टिस डे होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। अब जो हमारा आज का आगे का लेक्चर है वो है हमारे महाराजा सूरजमल पर। इन पर क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्रिब्यूट किया है, श्रद्धांजलि दी है। तो ये मैंने आपको बताया था, जो जिसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे दी जाती है, तो वो एक तरह का स्पेसिफिक न्यूज़ बन जाती है। और ऐसी ही ये न्यूज़ भी बहुत स्पेसिफिक बन गई है। और खुद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, जहां पर वो ऑफिशियली अपनी डेली दिन भर की खबरें डालती है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहां पर भी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इनको श्रद्धांजलि दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको श्रद्धांजलि दी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, और इस पे क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर के हिसाब से। ये है महाराजा सूरजमल जी, ये इनकी पिक है। और ये महाराजा सूरजमल की जयंती पर इनको श्रद्धांजलि दी गई। तो इनसे जुड़े हुए पहलू हम जान लेते हैं क्या क्या। महाराजा सूरजमल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। यह बदन सिंह के बेटे थे, इनके पिताजी का नाम बदन सिंह था। इन्होंने भरतपुर और धौलपुर रियासत की स्थापना की थी, जो कि राजस्थान में है। इन्होंने भरतपुर, धौलपुर और लोहगढ़ 3 किले बनाए थे और 3 रियासतों की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने अलवर को, भरतपुर से लेकर चंबल नदी तक के सारे क्षेत्र को जीत लिया था। ये कह सकते हैं कि आधुनिक राजस्थान का 40% एरिया, आधुनिक हरियाणा का 70% एरिया और आधुनिक यूपी का 60% एरिया और मध्य प्रदेश जो आज का है उसका 30% एरिया इनके अंडर था। यानी ये कह सकते हो कि अलवर, भरतपुर से लेकर चंबल नदी मध्य प्रदेश
तक के सारा क्षेत्र इन्हीं के अंडर था। इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये जाट आइकन थे और इन्हें जाट ओडिसी भी कहा जाता है। ये जाट ओडिसी थी वेस्टर्न वर्ल्ड में एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने और किसानों के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, अपने चातुर्य, बल, बुद्धि और अपने विवेक से। ऐसे ही इन्होंने जो जाट शक्ति थी उसको इतने चरम पर पहुंचा दिया था, या किसान शक्ति थी उसके बलबूते पर इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। इसी करके इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। ठीक है, इनका जो बल, बुद्धि और चातुर्य था उसकी कैपेबिलिटी आप आगे भी देखेंगे लेक्चर में। 1761 में इन्होंने क्या किया कि आगरा को जीत लिया था दिल्ली से। उस समय दिल्ली का सुल्तान नजीबुद्दौला था, उनसे इन्होंने आगरा छीन लिया था। आगरा को जीत लिया था फरवरी 1761 में, और आगरा इनके अंडर आ गया था। और इन्होंने इन्होंने दिल्ली को भी जीता था 1761 में। और दिल्ली को जीतने के बाद जो वहाँ के मुगल शासक था और वहाँ के जो मुगल किले थे, उन्होंने महाराजा सूरजमल ने उसमें 3 दिन मतलब वहाँ पे लूट मार मचाई। और इन्होंने वहाँ से इतना धन लूटा कि इसे दिल्ली की लूट कहा जाता है। यानी जो सुल्तान था दिल्ली का नजीबुद्दौला, उसने आसपास के पूरे क्षेत्र को परेशान कर दिया था। इसके बाद 1761 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को जीत लिया। और दिल्ली को के जीतने के बाद इन्होंने नजीबुद्दौला का जो महल था, उसके किले थे या मुगल जो किले थे, सबको लूट लिया और इसे दिल्ली की लूट कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली से मराठे लड़े थे पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में, और वो हार गए थे। जब वो हार गए थे तो क्या हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली ने उनके हारने के बाद क्या किया था, कत्लेआम किया था। और ये आसपास के राजाओं को चिट्ठी लिखी थी, अगर किसी ने भी मराठों को और उनकी महिलाओं को शरण दी तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और अगला आक्रमण उसी राज्य पर होगा। आप सोच सकते हो क्या सिचुएशन होगी उस समय की। और मराठों ने क्या किया था, ये युद्ध में अपने साथ अपनी महिलाएं भी लेकर आ गए थे। उनकी वो जो महिलाएं थी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, लेकिन आसपास के किसी भी राजा ने अहमद शाह अब्दाली के डर से इनको शरण नहीं दी थी। तो उस समय पर अहमद शाह अब्दाली के सामने जो भी राजे महाराजे थे सभी डर गए थे। उस समय पे मराठों और उनकी महिलाओं को महाराजा सूरजमल के द्वारा ही शरण दी गई थी। और 6 महीने तक उनका भोजन पानी सब महाराजा सूरजमल ने अपने खर्चे पर उठाया और बाद में उनको सुरक्षित महाराष्ट्र में भी पहुंचाया। इस पर उनका 20 लाख रुपए खर्चा आया। उस समय पे 20 लाख इतने थे जितने कि आज 50 करोड़ रुपए हैं। तो इन्होंने ये भी काफ़ी महान काम किया एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते। इन्होंने 6 महीने हारे हुए मराठाओं और उनकी महिलाओं को शरण दी, वो भी उस समय जब अहमद शाह अब्दाली ने एक साफ चेतावनी दी थी कि इनको कोई शरण नहीं देगा, और सभी राजाओं ने मना कर दिया था। यह एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, ये बहुत बड़ी बात है उस समय पे सेकुलर रहना। इन्होंने क्या किया था, क्या सदाशिव राव भाऊ ने इनको बोला था 1761 में कि आगरा आपके अंडर है, अब आगरा में जितनी मस्जिदें हैं आप गिरा दीजिए। इनका धर्मनिरपेक्ष चरित्र था। इन्होंने बोला मैं आगरा में मस्जिद गिरा देता अगर मुझे ये विश्वास होता कि जब तक दुनिया रहेगी मेरा खानदान यहाँ पर राज करेगा या मेरे वंशज यहाँ पर राज करेंगे। पर आपको पता है राज किसी एक के काबू में नहीं रहता है। आज आपके पास है, 20 पीढ़ियों बाद किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए अगर आज हम मुस्लिमों की मस्जिद गिराएंगे तो कल को आने वाले टाइम में जो मुस्लिम है वो हिंदुओं को, मंदिरों को गिराएंगे, और इससे क्या है कि ये इसी तरह चलता रहेगा। तो इन्होंने जो मुस्लिम की मस्जिद थी वो गिराने से मना कर दिया था सदाशिव राव भाऊ को कि मैं आगरा में जो मुस्लिमों की मस्जिद है वो नहीं गिराऊंगा, जो कि इनके धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बताता है। इनका जो राजनीतिक सलाहकार था वो एक ब्राह्मण था, और इनका जो वित्त मंत्री था वो एक दलित था, और जो इनका सेनापति था वो एक यादव था। और इनकी 25% जो सेना थी वो गैर हिंदू थी, यानी कि सिख और इसमें मुस्लिम थे और ईसाई भी थे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक जात पात से ऊपर और एक धर्म से ऊपर रहने वाले इंसान थे। अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध को जीतने के बाद इनके पास पत्र लिखा कि आपने मराठों को शरण दी है और आपके पास बहुत धन बताया गया है, अगला आक्रमण मैं आपके ऊपर करूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए मैं एक किसान का बेटा हूँ। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को एक चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी आज भी जो दिल्ली का गवर्नमेंटल म्यूजियम है उसमें रखी हुई है ऑफिशियली, आप जाके देख सकते हो, वो मैंने भी देखी है। उसमें इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को लिखा कि देखिए मैं एक किसान का बेटा हूं और आप एक एशिया को जीतने वाले महाराज हैं, और मेरी सेना एक मजबूत सेना है, और मैं जो भी निर्णय लेता हूं मेरे सरदारों को इकट्ठा करके लेता हूं। ये एक किसान सरदार था, इसकी सेना में किसानों की चलती थी।
और तो इसलिए इन्होंने बोला कि किसान जंग लड़ता है, वो कभी भी जंग हारता नहीं, वो संघर्ष करता है। ये मान लीजिए आप मेरे ऊपर अटैक करते हैं और मैंने एक आपको हरा दिया, या एक किसान सेना ने आपकी सेना को हरा दिया, तो आपकी बड़ी बेइज्जती होगी कि अहमद शाह अब्दाली की सेना को हरा दिया गया एक किसान के पुत्र के द्वारा या किसान सेना के द्वारा। और अगर बाई चांस आप जीत भी जाते हैं तो इससे भी आपका कद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये कहेंगे कि एक छोटे से नॉर्मल किसान के ऊपर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, और उसने किसान ने बहुत और उसकी सेना ने बहुत बहादुरी से सामना किया, उसके बावजूद भी वह इतनी बहादुरी से लड़ा और उसने अहमद शाह अब्दाली को नाको चने चबवा दिए। ये इसने अपने पत्र में अहमद शाह अब्दाली को बहुत ही चुनौती से और बहुत ही मजबूती से जवाब दिया, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली का मन फिर गया और उसने भरतपुर के ऊपर अटैक नहीं किया। ये कह सकते हैं कि अपने चातुर्य बल बुद्धि से इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को वापस अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया, आप ऐसा बोल सकते हैं। और इनका इनके जो किसान सरदार थे, उन्हीं से सलाह मशवरा करके इन्होंने ये पत्र लिखा था, और उनसे उन सब ने कहा था कि ये इस तरह से आप पत्र लिखो, और हम अगर लड़ाई होती है तो अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे। अलीगढ़ के बाद भारत का दूसरा सबसे मजबूत किला महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया भरतपुर का लोहगढ़ किला ही माना जाता है। तो इन्होंने ये भी कहा कि आप इस लोहगढ़ के किले को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अब तक का यह सबसे मजबूत किला है, यह कभी भी इसको कोई भी तोड़ नहीं पाया है। तो इससे अहमद शाह अब्दाली वापिस अफगानिस्तान चला गया। इनके जो बेटे थे, वो क्या थे, खुद को राजा मानते थे, पर जो महाराजा सूरजमल थे वो खुद को किसान मानते थे, और कभी भी एक गद्देदार बेड पर या आरामदायक जीवन नहीं बिताते थे। किसान के बेटे की तरह ये अपना जीवन बिताते थे। और अभी किसानों का बहुत मुद्दा चल रहा है, तो इन पर मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन्होंने खुद को ये कहा कि मैं किसान का पुत्र हूँ, किसान को अन्नदाता बताया और देश की रीढ़ भी बताया कि अगर किसान है तो ही देश है, और अगर किसान नहीं है तो देश नहीं है। ये बोला था महाराजा सूरजमल ने। और दूसरी बात ये है कि ये कभी भी महाराजा की तरह पेश नहीं आते थे अपने सरदारों से। वो अगर गद्दी पर बैठते थे ये भी गद्दी पर बैठते थे, वो नीचे बैठते थे तो ये भी नीचे बैठते थे, किसान की तरह यह एक बराबरी का दर्जा सभी सरदारों को दिया जाता था। महाराजा सूरजमल के नाम पर जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर में एक विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा, यानी इनके नाम पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साथ में ये भी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि जम्मू कश्मीर में महाराजा सूरजमल के नाम पर एक विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो ये थे इनसे जुड़े हुए टोटल टॉपिक के कॉन्सेप्ट और फैक्ट, और इन पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो आजकल मुद्दा किसानों का चला हुआ, और ये किसान मतलब किसान राजा थे, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पीएम मोदी ने खुद ट्रिब्यूट किया है, तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान में रखना है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है ली सेन लुंग। उन्होंने कहा कि भारत के आधे से ज़्यादा संसदीय सदस्यों पर आपराधिक मामले हैं। क्या मैसेज दिया देखो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में। और इससे पता चलता है कि मतलब जो हमारी संसद में बैठे एमपी हैं उनकी साख ज़्यादा अच्छी नहीं है। वर्ल्ड में देखो कैसे ताने कसे जा रहे हैं। हमारे देश के संसदीय चरित्र को सुधारा जाना चाहिए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री, एक तो ये नाम ही याद रखना, ली सेन लुंग, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उन्होंने कहा कि भारत की संसद में जो एमपी बैठे हैं, हमारे देश के एमपी को उनका जैसे बनना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 50% से ज़्यादा अपराधी हैं। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी फ्रांस और जर्मनी की यात्रा करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि जो अभी क्वाड 4 की मीटिंग हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, उस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला गया कि आप रूस और यूक्रेन पर अपनी राय बताइए और रूस पर प्रेशर डालिए। तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, रूस और यूक्रेन के मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके इसी करके क्या करेंगे, अभी फ्रांस की और जर्मनी की यात्रा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मंत्रिमंडलीय समिति को ये पूरी तरह से मतलब एक प्रभाव डाल दिया कि आप किसी तरह से रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर एक सलाह बनाइए और शांतिपूर्वक इसे सुलझाइए। और इसके लिए अलग अलग देशों की यात्रा करनी शुरू कर दिया। ये लासा बुखार है और इसे 3 व्यक्ति मारे गए हैं ब्रिटेन में।
ये लासा बुखार जो आया था नाइजीरिया से आया था, अफ्रीका का देश है नाइजीरिया, और 1969 में विश्व में फैला था। अभी इसने हाहाकार मचा दिया है। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लासा बुखार कहाँ से फैला था, तो ये नाइजीरिया से आया था सबसे पहले, अफ्रीका से। और कब? 1969 में। और अभी क्या हुआ है कि लासा से 3 लोग ब्रिटेन में मारे गए हैं। और ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो कि पशुओं से मनुष्यों में फैलती है, ये भी टर्म याद रखनी है आपने। और ये किस जानवर द्वारा फैलती है, तो ये चूहों द्वारा फैलती है। ये देखिए, दिखाता हूँ आपको, ये है लासा। और जो ये लासा है यहाँ से फैला था, कहाँ से? ये देखो, ये नाइजीरिया रहा, ये अफ्रीका का ऊपर का मैप है, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका का। तो ये लासा है जो ये नाइजीरिया यहाँ से फैला था पूरे विश्व में, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। और इसके आसपास के कंट्री भी याद रखना, नाइजर, चाड, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, टोगो, घाना, कोस्ट डी आइवरे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये यहाँ से फैला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो कि एसडीजी हैं, उसमें तीसरा जो विषय है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। तो आप इसके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली जो न्यूज़ है, इस पे भी क्वेश्चन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। देविका नदी है, ये जो नदी है ये है जम्मू और कश्मीर में। और इस पर अभी एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये तो डायरेक्ट पूछ लेंगे देविका नदी कहाँ पर है, तो वो जम्मू कश्मीर में। क्या प्रोजेक्ट है? इस पर घाट बनाए जाएंगे स्नान करने के लिए, जैसे गंगा पर बनाए गए हैं। ये इतनी पवित्र नदी है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, इसे गंगा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछ लेंगे, ट्विन सिस्टर ऑफ गंगा किसको बोला जाता है, तो वो है देविका। और अभी गंगा की तरह इसको पवित्र बनाने के लिए और ज़्यादा इस पर घाट बनाए जाएंगे, ताकि एक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बनाया जा सके। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट चलाया गया है इस पे। यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गंगा से अलग कौन से नदी हिस्सा होगी, तो वो है देविका नदी। और इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसकी देखभाल की जाएगी कि ये काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो इसकी मैनेजमेंट सही से हो रही है या नहीं, और जो घाट इस पर बनाए जाएंगे वो कितनी हद तक सही बने हैं। जून 2022 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी वाटर टैक्सी सर्विस है जो सबसे पहले महाराष्ट्र में चली है, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए पूरे देश में सबसे पहले वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ चलाई, तो वो महाराष्ट्र में चलाई गई है। इसरो द्वारा अगस्त 2022 तक चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा, तो अगस्त 2022 में। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगस्त 2022 में इसरो द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो वो किया जाएगा चंद्रयान 3। और जो यह इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन होगा। और चंद्रयान 2 के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो चंद्रयान 2 था वो लॉन्च किया गया था, तो उसमें दो तीन चीज़ें थी, ऑर्बिटर, लैंडर और विक्रम। जो लैंडर का नाम था वो था विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। तीन चीज़ें थी, एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर और एक था रोवर। जो नाम पूछ लेते हैं डायरेक्ट, चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और जो उसमें रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, ये था आज का पूरा पूरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।